सत्ता के गलियारों में ऐसा जादू होता है कि जो भी इंसान इन गलियों से गुजरता है उसका दिमाग जमीन को छोड़कर हवा हो जाता है, और जब तक वो पावर में रहता है भूल जाता है कि वक्त सबसे ताकतवर सत्ता है। इसने कई सत्ताओं को आते जाते मिटते बनते देखा है। इंसान को भले ही समझ में ना आए, लेकिन वक्त आने पर वक्त की सत्ता उसको सब समझा देती है और तब उसको समझ में आ भी जाता है। अब चूंकि मेरा निश इतिहास है तो मैं अपने हर वीडियो को इतिहास से जरूर कनेक्ट कर लेता हूं, और करना भी चाहिए, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि इस दुनिया में बिना इतिहास के कोई चीज है ही नहीं। बिना इतिहास के किसी भी चीज का वर्तमान हो ही नहीं सकता। हमारे पूर्वज थे तो हम हैं, यानी हमारा इतिहास हमारे पूर्वज थे, तो इतिहास को नहीं छोड़ा जा सकता, बात चाहे कितनी भी नई हो। अब फिर से बात सत्ता की। चढ़ती हुई सत्ताओं को और उसके बाद उनके पतन की घटनाओं को घटते हुए नजदीक से देखा है इस काल यानी वक्त ने। गुजरे वक्त ने इन सत्ताओं की बनने और मिटने की अनगिनत कहानियां अपने अंदर समेट रखी। इसी काल और इसी वक्त को हम इतिहास कहते हैं। आज बात इंदिरा गांधी की, संजय गांधी की और इमरजेंसी के कुछ ऐसे किस्से मुझे यकीन है जिनसे आप वाकिफ नहीं होंगे। अब शायद आप समझ गए होंगे कि मैं ये सब यानी काल और सत्ताओं के बनने और मिटने की बातें क्यों कह रहा हूं। साल था 1977। मोरारजी देसाई यानी जनता पार्टी की नई सरकार कहीं संजय को हट ना कर दे, ये चिंता सता रही थी उस वक्त की पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को। ये लोग संजय के खिलाफ कुछ भी कर सकते हैं, यहां तक कह दिया था इंदिरा गांधी ने। और इससे भी आगे ये कि मैं पॉलिटिक्स छोड़ दूंगी बनिस्बत कि ये लोग संजय गांधी को कुछ ना कहें। इस्तीफा देने के बाद आधी रात को उन्होंने राजीव और सोनिया गांधी से कहा कि तुम राहुल और प्रियंका को लेकर कहीं चले जाओ। संजय गांधी को हिमाचल प्रदेश के सोलन में जाकर छुपना पड़ा था। घर से बाहर निकलते तो मंकी कैप पहनकर। ये हालात हो गए थे। फिर अचानक गाड़ी लेकर सोलन से निकले संजय गांधी। रास्ते में गाड़ी खराब हो गई। बोनट खोलकर गाड़ी को चेक करने लगे। देखते ही देखते भीड़ इकट्ठी हो गई। उस वक्त संजय गांधी के लिए लोगों के मन में आग भरी हुई थी। लोगों ने वहां उनको पहचान लिया। फिर अचानक ऐसा कुछ हुआ कि संजय गांधी को जान के लाले पड़ गए। इंदिरा गांधी ने चामुंडा माता के मंदिर में दर्शन करने का संकल्प लिया, लेकिन नहीं जा पाई। तो ऐसी अनहोनी हुई जो इंदिरा गांधी ने कभी सोचा भी नहीं था। भारत के इतिहास की एक निडर और दबंग प्रधानमंत्री को कैसे कैसे दिन देखने पड़े थे, इसकी पूरी कहानी आज हम आपको सुनाने वाले हैं। वीडियो को स्किप ना करें, पूरा और अंत तक देखें, वरना कुछ दिलचस्प किस्से छूट सकते हैं। बीस मार्च 1977 को जब इंदिरा गांधी चुनाव हार गई तो उस दिन शाम को अपने घर के सोफे पर बैठी हुई थी। उनके सेक्रेटरी आर के धवन अंदर आते हैं और उनसे कहते हैं कि मैडम, हम चुनाव हार रहे हैं और आपकी हार का गैप बढ़ता जा रहा है। उसके थोड़ी देर बाद रात 8 बजे के आसपास पुपुल जयकर वहां आती हैं। पुपुल जयकर की तरफ देखकर इंदिरा गांधी ने कहा कि पुपुल, मैं हार गई हूं, और सोफे पर बैठ गई। और काफी देर तक इंदिरा जी बिना कुछ बोले चुपचाप बैठी रही। अपनी किताब हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड में नीरजा चौधरी कहती हैं कि किसी भी प्रधानमंत्री के बारे में उनके आसपास के बड़े और ओहदेदार लोग जैसे कि कैबिनेट मिनिस्टर्स या फिर पार्टी के दूसरे पावरफुल लोग इतना नहीं जान पाते जो उनके आसपास के लोग जो किसी खास पोस्ट या ओहदे पर नहीं होते लेकिन उनके इर्द गिर्द रहते हैं वो जानते हैं। इंदिरा गांधी संजय गांधी को लेकर बहुत डरी हुई थी। संजय गांधी जो कि इमरजेंसी के दौरान और यहां तक कि उससे पहले भी एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी थे, हर फैसले में उनकी दखलंदाजी होती थी और इंदिरा संजय को अपना उत्तराधिकारी मानती थी। इंदिरा गांधी रियल पॉलिटिक्स की मास्टर थी, जिसे साम दाम दंड भेद की राजनीति कहा जाता है, और नेचर ऑफ पावर को बहुत अच्छी तरह से समझती थी। उनकी दबंगता का एक किस्सा आपको बताते हैं कि जब उत्तर प्रदेश के सीएम चंद्रभान गुप्ता थे और उस वक्त कांग्रेस में एक खेमा था जो इंदिरा जी के अगेंस्ट था, यानी नीचे ही नीचे ये लोग उनसे नाराज थे। उनकी तरफ चंद्रभान गुप्ता का झुकाव बढ़ने लगा था और वो इंदिरा जी की खिलाफत पर उतारू हो गए थे। उन्हीं दिनों उनकी पैरवी करने के लिए बनारसी दास गुप्ता, जो कि कुछ वक्त के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री भी रहे थे, इंदिरा जी के पास पहुंचे। वो अपने ऑफिस में थी। जब बीडी गुप्ता वहां पहुंचे तो इंदिरा जी ने उनको कोई तवज्जो नहीं दी, यानी ऊपर नजर उठाकर भी उनकी तरफ नहीं देखा और ना ही बैठने के लिए कहा, और बोली कि चंद्रभान गुप्ता को बता देना कि मेरा बाप संत था, मैं नहीं। मतलब जहां किसी को धमकाना होता था या समझाना होता था, जैसी भी स्थिति होती थी, इंदिरा जी उसके मुताबिक परिस्थितियों को हैंडल करती थी।
प्रसिद्ध शराब कंपनी मोहन मैकिन्स, जो कि शराब कारोबारी थे और ओल्ड मॉन्क वगैरह ब्रांड उन्हीं का है, उनके मालिक इंदिरा गांधी के बहुत करीबी थे। उनकी ये करीबी 1960 के दशक से चली आ रही थी। पहले मोहन मैकिन्स के वीआर मोहन थे, जो कि गांधी परिवार के इतने करीबी थे कि इंदिरा जी संजय गांधी की शादी वीआर मोहन की बेटी मंजुला से करना चाहती थी, लेकिन मंजुला किसी और में इंटरेस्टेड थी और उन्होंने इस रिश्ते से इनकार कर दिया। तब वीआर मोहन और उनकी पत्नी इस बात के लिए बड़ा डरते हुए इंदिरा जी से मिलने के लिए गए थे, और जब उन्होंने ये बात इंदिरा जी को बताई तो वो हंसने लगी और हंसते हुए कहा कि मैंने भी अपने पिताजी के साथ यही किया था। यानी नेहरू जी उनकी फिरोज के साथ शादी से खुश नहीं थे। हालांकि नेहरू जी ने इंदिरा और फिरोज की शादी के बाद 1100 रुपए शगुन के तौर पर उनको दिए थे। इस तरह से वीआर मोहन की मौत के बाद कपिल मोहन का गांधी परिवार के साथ वैसा ही रिश्ता बना रहा। हालांकि कपिल मोहन की नजदीकियां संजय गांधी से ज्यादा थी। फिर एक नाम आता है अनिल बाली का, जो कि उनके भांजे थे और मोहन नगर प्लांट में बिजनेस मैनेजर भी थे। उनके भी गांधी परिवार के साथ बड़े गहरे रिश्ते हो गए थे। इमरजेंसी खत्म होने के बाद चुनाव हुए जिनमें इंदिरा जी को हार का सामना करना पड़ा था। उस वक्त वो बड़ी इनसिक्योर फील कर रही थी। इसी दौरान एक दिन मोहन मैकिन्स के कपिल मोहन और उनके भांजे अनिल बाली उनसे मिलने के लिए 8 सफदरजंग रोड उनके निवास पर पहुंचे, तो इंदिरा जी उनको लेकर विजिटर रूम के बजाय लॉन में मौजूद एक जामुन के पेड़ के नीचे आ गई और वहां पर उनसे मीटिंग की। उस वक्त जनता पार्टी की नई सरकार को बने हुए महज 10 से 15 दिन ही हुए थे। बाद में पता चला कि इंदिरा जी उनको लॉन में लेकर इसलिए आई थी कि कहीं मोरारजी देसाई सरकार ने उनके ऊपर जासूस ना छोड़ रखे हों, जो अंदर छुपकर उनकी बातें सुन सकते थे, या फिर घर को सर्विलांस पर भी रखा जा सकता था। उस मीटिंग में इंदिरा गांधी ने उनके सामने अपना डर जाहिर किया कि कहीं ये सरकार संजय गांधी को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। उनको यहां तक डर था कि कहीं संजय गांधी की हत्या ना करवा दी जाए। उन्होंने कहा कि मेरा क्या है, मैं तो हिमालय में चली जाऊंगी और रिटायरमेंट लेकर अपना वक्त काट दूंगी। उन्होंने कपिल मोहन से कहा कि मैं पॉलिटिक्स छोड़ने को तैयार हूं, बनिस्बत कि ये लोग संजय गांधी को कुछ ना कहें। फिर कपिल मोहन ने कहा कि संजय को हम सोलन भेज देंगे, वहां हमारा गेस्ट हाउस है जहां पर वो बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे, और अनिल बाली उनके साथ चले जाएंगे। इस पर इंदिरा गांधी ने सहमति जताई और बोले कि हाँ, ये ठीक रहेगा। इस तरह संजय गांधी सोलन में मोहन मैकिन के गेस्ट हाउस में पहुंचे। वहां पर उनकी पूरी जिम्मेदारी अनिल बाली पर थी। इतना पावरफुल इंसान जो बस थोड़े दिन पहले तक भारत की सत्ता की धुरी माना जाता था। जब किसी प्रदेश के कांग्रेस के मुख्यमंत्री या दूसरे कैबिनेट मंत्रियों को चुनने की बारी आती थी तो कैंडिडेट्स के इंटरव्यू लेकर अंतिम फैसला किया करते थे संजय गांधी। आज खुद उनकी जिंदगी पर खतरे के बादल मंडरा रहे थे। जब संजय गांधी घूमने के लिए गेस्ट हाउस से बाहर निकले तो अनिल बाली ने उनको मंकी कैप दी ताकि लोग उनको पहचान ना सके। उनको वहां रहते हुए लगभग 15 दिन हो गए थे और अब संजय गांधी काफी परेशान हो गए, तो उन्होंने वापस दिल्ली जाने का फैसला किया। उनके पास अपनी खुद की गाड़ी और अटेंडेंट था। अपनी गाड़ी को ड्राइव करके वो सोलन से दिल्ली के लिए निकले। उनके पीछे अनिल बाली अपनी गाड़ी में थे। जब पहाड़ों से नीचे उतरकर वो कालका के आसपास पहुंचे तो उनकी गाड़ी खराब हो गई। अब वो गाड़ी से नीचे उतरे और उसको चेक करने के इरादे से बोनट खोलकर देखने लगे। तभी वहां पर लोग इकट्ठे होना शुरू हो गए और धीरे धीरे काफी भीड़ जमा हो गई। संजय गांधी को वहां देखकर लोगों ने उनको पहचान लिया। ये चूंकि देश में इमरजेंसी के खत्म होने के तुरंत बाद का वक्त था, तो संजय गांधी के खिलाफ लोगों में जबरदस्त गुस्सा था। तब अनिल बाली तुरंत वहां पहुंचे और इससे पहले कि भीड़ वहां उग्र हो जाती और संजय गांधी के साथ कुछ अनहोनी हो जाती, अनिल बाली उनको अपनी गाड़ी में बिठाकर तुरंत वहां से निकल गए। उन्हीं दिनों की बात है, एक दिन रात को इंदिरा जी राजीव और सोनिया के पास पहुंची और उनसे कहा कि राहुल और प्रियंका को लेकर तुरंत यहां से कहीं सेफ जगह पर चले जाओ। तब कहते हैं कि राजीव पहले मुंबई गए, जो कि उस वक्त बॉम्बे हुआ करता था, ताकि उनको कोई प्राइवेट जेट मिल जाए और वो देश से बाहर जा सके। इस बात का पता जब प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई को चला कि राजीव बाहर जाने के लिए प्लेन की तलाश में है, तो उनको बहुत चिंता हुई, क्योंकि उस वक्त की राजनीति आज से काफी अलग थी। दोस्तों, राजनीतिक बदले की भावना उस वक्त इतनी तीव्र नहीं थी। मोरारजी को चिंता थी कि अगर इंदिरा जी और उनका परिवार देश छोड़कर जाता है तो उनकी सरकार की छवि बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी। तब वो जयप्रकाश यानी कि जेपी के पास पहुंचे और फिर वो दोनों इंदिरा जी से मिलने के लिए गए। उनको अश्योर किया कि उन्हें या उनके परिवार को किसी भी तरह का कोई फिजिकल नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। तब उनके सामने भी इंदिरा जी ने अपनी शंका और डर फिर से जाहिर किया कि मुझे कोई चिंता नहीं है अपनी, मैं तो राजनीति को छोड़कर
हिमालय जाकर रहना चाहती हूं, लेकिन आपको यह पक्का अश्योर करना होगा कि संजय गांधी को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। उधर नई बनी सरकार को भी डर था कि कहीं इंदिरा गांधी उस वक्त के आर्मी चीफ से मिलकर तख्ता ना पलट दें, क्योंकि रो के चीफ RN काव और उस वक्त के आर्मी चीफ उनके काफी करीब थे। लेकिन उन लोगों से भी उन्होंने यही कहा, इंदिरा जी ने, कि मेरी चिंता मत करना, लेकिन मेरे बच्चों का ख्याल जरूर रखना। ये सब बातें बताती हैं कि वो उस वक्त अपने बच्चों, खासकर संजय गांधी के लिए कितनी चिंतित थी। नीरजा चौधरी अपनी किताब में एक और किस्से का जिक्र करती हैं, और वो किस्सा जुड़ा है चामुंडा माता के मंदिर के साथ, जो कि हिमाचल प्रदेश में एक हिंदू शक्ति पीठ है। बात यह हुई कि इमरजेंसी के बाद जब इंदिरा जी हारी और फिर 1977 में दोबारा चुनाव हुए और वो सत्ता में लौटी, तो उन्होंने माता चामुंडा मंदिर में दर्शन करने के लिए बोला। 22 जून को उनका मंदिर में जाना तय हुआ। हिमाचल प्रदेश की सरकार ने भी अपने स्तर पर उनके वहां जाने की पूरी तैयारी कर ली थी। लेकिन 20 जून को यह मैसेज आता है कि वो नहीं आ रही है। उस वक्त वो जम्मू में थी और बताया गया कि वो वहां से सीधे दिल्ली जाएंगी। कहा जाता है कि उस वक्त चामुंडा पीठ के मुख्य पुजारी इस बात से बहुत नाराज हुए थे और उन्होंने कहा कि अगर कोई आम आदमी या महिला बोलकर दर्शन करने नहीं आए तो मां माफ कर देती हैं, लेकिन अगर एक शासक दर्शन के लिए बोलकर नहीं आए तो माता उसे कभी माफ नहीं करेंगी, कहा जाता है। फिर 22 जून को इंदिरा गांधी को चामुंडा मंदिर जाना था, जहां वो नहीं गई या नहीं जा पाई ये अलग विषय है। लेकिन 23 तारीख को ही, यानी अगले ही दिन, संजय गांधी का प्लेन क्रैश हो गया और उनकी मौत हो गई। उन्होंने अनिल बाली को ही चामुंडा मंदिर में अपनी यात्रा के इंतजाम की जिम्मेदारी सौंपी थी। अनिल बाली, जो कि मोहन मैकिन्स के मैनेजर और रिश्तेदार थे, जिनका हमने अभी पहले जिक्र किया, वो इस सारी घटना का जिक्र करते हुए कहते हैं कि संजय की मौत के बाद जब वो दिल्ली इंदिरा जी के पास पहुंचे तो वो संजय गांधी के पार्थिव शरीर के पास बैठी हुई थी। उन्होंने तुरंत अनिल बाली की तरफ मुड़कर कहा कि मैं चामुंडा मंदिर नहीं गई, इसी वजह से तो ये नहीं हो गया अनिल। लेकिन अनिल बाली उस वक्त उनकी इस बात का कोई जवाब नहीं दे पाए, बल्कि उन्होंने इतना ही कहा, मैडम ये वक्त नहीं है।